तो वो अपने बच्चों के लिए एक वसीयत लिख के छोड़ जाते थे कि भाई इस ज़मीन को इतने उस आदमी को देना है, इतने हमारे भतीजा को दे देना, इतने हमारे भतीजी को दे देना, एक वसीयत होता था। तो गुरुजी ने 5 लाइन में अपने बच्चों के लिए एक वसीयत और विरासत छोड़ के गए। क्या वसीयत था साहब? उसमें लिखे हुए थे गुरुजी, अपने अनन्य प्रज्ञा परिजनों से हमारा यही निवेदन है कि हमारे जीवन से कुछ सीखें। ऐसा नहीं कि हमारे अरे आचार्य जी हैं प्रणाम कीजिए, ये कि नहीं, वो मत कीजिए। हमारे जीवन से कुछ सीखें। जिनसे जितना बन पड़े, यही शब्द हैं, जिनसे जितना बन पड़े अनुकरण का, अनुगमन का प्रयास करें। ये घाटे का सौदा नहीं है। नहीं साहब, अब क्या होता है, जो कि इस उम्र, अभी हम आगे और चर्चा करेंगे, जो कि इस उम्र में नहीं होना चाहिए। होता क्या है, लोग पढ़ता है तो कहिए कि ये बुक पढ़ोगे परीक्षा पास, वो फालतू बुक नहीं पढ़ेगा। जगह साहब, कौन अपना दिमाग लगाता है? ठीक है, तो आदमी आजकल क्या हो गया, फायदे मतलब काम कम से कम, प्रॉफिट अधिक से अधिक। तो गुरुजी ने कहा कि ये मेरा परखा हुआ चीज़ है, ये घाटे का सौदा नहीं है। जिससे जितना बन पड़े हमारे जीवन का अनुकरण और अनुगमन का प्रयास करें। अनुकरण क्या सा, एक होता है अनुकरण, एक होता है अंधानुकरण। दोनों में बहुत अंतर है। अनुकरण सकारात्मक वे में लिया गया है और अंधानुकरण के साथ पीछे ना हमारी उतनी योग्यता है ना कुछ है, पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो अनुकरण क्या करना है कि हमने जिस तरह अपने जीवन को जिया, हमने जिस तरह गायत्री माता का पूजा किया, उपासना किया, उस तरह अगर तुम कर सकते हो जीवन साधना के साथ तो करना। ठीक है, ये गुरुजी जब शांति कुंज में थे शुरू में, तो उस वक्त कोई युवा लोग उनके पास नहीं जाते थे। युवा तो ऐसे भी धार्मिक मामलों में नहीं जाता है, उसका तो उनका कंसेप्ट ही है कि ये उम्र तो दूसरी चीज़ों के लिए होता है। ऐसा जवानी की परिभाषा ही आज के समय में उल्टी है। जवानी की परिभाषा क्या हो सकती है? तो जवानी की परिभाषा हमारे सारे भाई पढ़ते लिखते हैं। जवानी की परिभाषा यह है कि प्रकृति एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय के लिए एक विशेष ऊर्जा का प्रावधान करती है, उसको जवानी कहते हैं। निश्चित समय और निश्चित समय के किस लिए करता है साहब? सृजन के लिए, प्रजनन के लिए। ये बात अलग है, आज संभलती नहीं है, इसका सिर्फ दुरुपयोग ही हो रहा है। इसका सिर्फ दुरुपयोग ही हो रहा है। आयु की 3 अवस्थाएं मानी गई है भाई। आयु की 3 अवस्थाएं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। गुरुजी कहते थे कि आजकल के युवाओं में तो साहब जवानी आती ही नहीं है, डायरेक्ट बुढ़ापा, या तो बचपन होता है या तो बुढ़ापा होता है। साइंस के भी विद्यार्थी इसमें होंगे कि नहीं भाई? हैं कि नहीं? कुछ लड़के हम लोगों को प्रोफेसर पढ़ाते थे कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। एक प्रोसेस होता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड, सॉलिड से पहले लिक्विड, फिर लिक्विड से गैसियस स्टेट में आता है। लेकिन एक प्रोसेस ऐसा होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, जो कपूर में होता है। ठीक है, तो आजकल क्या है, बचपन और डायरेक्ट बुढ़ापा, जवानी है ही नहीं। आप देखिए, जिसको भी देखिए वो जवान नहीं है। अरे बाप, ये भरे हैं, होगा कि नहीं? हाँ, कपार पे हाथ रखे हुआ है, भीतर से अति परेशान है। एक भाई हमको कल रात में कह रहे थे कि भैया कुछ कुंडलिनी जागरण वगैरह का कोई उपाय वगैरह है कि नहीं। तो वो कहीं पढ़ लिया था किसी वो चौक चौराहा पर वाले किताब में, अगर किसी व्यक्ति का कुंडलिनी जागरण हो जाए तो वह असाधारण प्रतिभाशाली हो जाता है। तो वो सोचा कि साहब अगर, और कुंडली जगता किससे है? तो कुंडली अध्यात्म से ही जगता है। तो हमने कहा भैया हमको एक बात सिर्फ पता है, क्योंकि हमारा भी कुंडलिनी जागा नहीं, प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर कुंडलिनी जगता है तो हम सोचते, होता क्या है कि ऊर्जा का बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और आज समस्या क्या है साहब, आज तो जवानी संभलती नहीं है लोगों से, वो तो जवानी से 20 गुना अधिक वेग से आती है। बताइए आपका स्थिति क्या हो जाएगा? बिना सोचे समझे वाला काम लोग आज कर रहे हैं। तो आयु की जो 3 स्थितियां बताई गई, वो क्या था साहब? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो इसमें क्या होता है भाइयों कि बचपन यथा स्थिति पार हो जाता है। आपको पता नहीं चलता होगा कि 15-16 वर्ष कैसे पार हो गए। और जो आदमी बूढ़ा हो जाए ना, तो बुढ़ापा भी यथा स्थिति पार हो जाता है किसी तरह। उथल पुथल जवानी में ही होता है। यानी महत्वपूर्ण कड़ी क्या है? वो युवा अवस्था ही है। युवा किशोरा अवस्था को पार, अभी आप जिस समय में यहाँ आए हैं, समझिए आप अति भाग्यशाली व्यक्ति हैं।
नहीं तो आजकल फुर्सत कहाँ है, किसी को कहते होंगे तो वो हंसता भी हो कि क्या ये व्यक्तित्व परिष्कार कर रहा है शाम। लेकिन इसका अभी हम और बता रहे हैं आप। तो ये जो किशोरावस्था पार करते हैं, तो जब युवावस्था आता है, क्योंकि आपको बताने वाला भी उसी उम्र में है और सुनने वाला भी उसी उम्र में है, तो हम सब लोगों का मन और विचार मिला हुआ, कोई यहाँ बुद्धिया महावीर तो नहीं बैठा हुआ। जो वो आपके मन में होता है वो मेरे भी मन में होता है, ठीक है। तो क्या होता है साहब कि जब व्यक्ति किशोरावस्था पार करता है तो युवा अवस्था आता है। युवा अवस्था में 3 चीजें होती। पहले क्या होता है, यौवन का ज्वार, इसको कहते हैं जवानी का ज्वार, ठीक है। दूसरा क्या होता है साहब, नया चीज। अगर फलाने आदमी IAS बन गए तो हमको भी कुछ लाल बत्ती वाला गाड़ी मिलनी चाहिए, योग्यता हो, इच्छाएं होती है कि नहीं साहब, ये होना चाहिए। यानी क्या, कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव करें। तो ये क्या होगा, महत्वाकांक्षाओं का उभार। ये युवावस्था नहीं होता। पहले बोला यौवन का ज्वार, दूसरा हमने बोला महत्वाकांक्षाओं का उभार, और फिर क्या साहब, महत्वाकांक्षा हो गई IPS बनने की। अब IPS बन गए, अब तो एक भी गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे। बाद में जाके भड़गला जाए वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा देर के लिए मन में ये होता है कि कुछ क्रिएटिव वर्क करें, कुछ हमारे भीतर क्रिएटिविटी आए, यानी क्या, सृजन का संसार। 3 चीज परिलक्षित होता है युवावस्था एकदम। ये हमारे मन की बात है, ये आपके मन की बात है, ये प्रैक्टिकल बात है, कहीं से पढ़ी पढ़ाई बात नहीं। यौवन का ज्वार, महत्वाकांक्षाओं का उभार और सृजन का संसार, ये तीनों चीज युवावस्था में परिलक्षित होने लगता है। लेकिन क्या होता है साहब, हम इन तीनों चीजों को नहीं अचीव कर पाते हैं अगर हमको सही दिशा नहीं मिला। ये जो समय होता है, ये किशोरावस्था और वयस्कावस्था की संधि बेला होता है। नहीं, इसके बाद आप वयस्क अवस्था में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे क्या, अब अधेड़ उम्र कहलाने लगेगा किशोरावस्था से पार के। तो इस संधि काल, इसी संधि काल में ऋषियों ने, ऋषि कौन होते थे साहब, ऋषि जिस तरह अभी आप लोग साइंटिस्ट कहते हैं ना, उस समय यूनिवर्सिटी नहीं था, तो उसमें जो रिसर्चर लोग होते थे वो ऋषि हुआ करते थे। विमान का कंसेप्ट तो आज हुआ, रावण उसी समय विमान से चलता, जबरदस्त था साहब। वो टीपू सुल्तान के समय से हमने अग्नि की उड़ान पढ़ा था, तो टीपू सुल्तान के कोई शोध से अब्दुल कलाम को मिसाइल बनाने में बड़ा सहायता मिली थी। तो उस समय का विज्ञान बड़ा ही उन्नत था साहब, ठीक है। तो वो ऋषियों ने क्या कहा, ऋषि तो युग दृष्टा होते थे, वो समझ गए कि किस समय में किस चीज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था और वयस्कावस्था के बीच जो संधि बेला है, उसी समय में साधना की जरूरत है, उसी समय में अध्यात्म की आवश्यकता है। लेकिन आज कंसेप्ट क्या है, आप गांव में कभी जाइए, हम लोग सत्संग होता है महर्षि मेहीदास का हमारे गांव वगैरह देहात में, गांव वहाँ देखते हैं सिर्फ वैसे बूढ़ा जो या तो दम्मा हुआ है, ऐसे करके जा रहा है और बैठ रहा है। तो उस समय में तो जरूरत नहीं है साहब अध्यात्म की। अध्यात्म तो युवावस्था में चाहिए, जिस समय आपके पास बल हो, जिस समय आपके पास वीर्य हो, तब आप आध्यात्मिक बने, तो आप अपना भी कायाकल्प कर सकते हैं। जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज का भी कायाकल्प कर सकते हैं, और जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र का भी कायाकल्प होगा। तो मार्गदर्शन तो इस समय हमको चाहिए था साहब अध्यात्म का। इस समय में एक बात और होती है, ऊर्जा अपने चरमोत्कर्ष पर होती है, ऊर्जा क्लाइमेक्स पर होती है। अगर आप नहीं भी खाएं तो उतना ही फुर्तीवान और स्फूर्तिवान बने रहें। लेकिन अगर एक बूढ़ा आदमी 10 बजे से 12 बजे खाएगा तो उसको कुछ या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ऐसा कोई समस्या नहीं होता है। इस समय ऊर्जा चरमोत्कर्ष पर होती है। लेकिन ये ऊर्जा को हम लगाएं कि ऊर्जा का नियोजन अगर सकारात्मक दिशा में हो जाए तो साहब फिर ये निर्माण के क्षेत्र में चमत्कार दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है क्या? अगर सकारात्मक दिशा में ऊर्जा लग जाए तो क्या होगा साहब, आप कुछ अच्छा कर जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, आप IAS बन जाओगे। लेकिन अगर इसी ऊर्जा का संयोजन नियोजन नकारात्मक दिशा में हो जाए तो क्या हो जाएगा साहब, फिर ये विध्वंस के क्षेत्र में हाहाकार मचाएगा। ठीक है, इसी ऊर्जा का नकारात्मक नियोजन होता है तो कोई साहब टेररिस्ट बन जाता है, ऊर्जा वही है, कोई टेररिस्ट बन जाएगा। इसी ऊर्जा का सकारात्मक नियोजन होता है तो क्या करता है साहब, स्कूल कॉलेज में कोई लड़का टॉप करता है और कोई लड़का क्या करता है, लफंगेबाजी में अपना समय बिताता है।
क्या है? ये ऊर्जा का नियोजन है। हम ऊर्जा का नियोजन, ये कोई यूनिवर्सिटी सिखाता है क्या? कोई कॉलेज सिखा रहा है क्या आप अपने इस ऊर्जा का नियोजन कैसे करें? तो इसी समय में साहब हम अपने ऊर्जा का नियोजन कैसे करें, हम अपने जीवन का प्रबंधन कैसे करें, इसीलिए आपको यह शक्तिपीठ बुलाया जाता है। लेकिन आज जब आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा साहब कि इस युवा पीढ़ी में कहीं ना कहीं से साहब ग्रहण सा लग गया है। ग्रहण सा लग गया है। ग्रहण कैसे लग गया है साहब? आजकल जवानी भी जो है वो अपने आप को सिकोड़ लिया है। कैसे सिकोड़ लिया? आज अभी हम बोल रहे थे कि डायरेक्ट वो सब्लिमेशन वाला जो प्रोसेस है, पहले के समय में हमने एक महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि महाराणा प्रताप का जो कपड़ा था वो 90 किलोग्राम का था। हमने कहा